हेलो एंड वेलकम टू लीगल टॉक्स विद लीगल डे पॉडकास्ट। आज हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो हर नए बिजनेस ओनर के मन में जरूर आते हैं। और आज सिर्फ सीरियस बातें ही नहीं, थोड़ा मस्ती मजाक भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रुको रुको, उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे। हमारे साथ हैं मिलन सर, जो एक बिजनेस लीगल कंसल्टेंट हैं। तो मिलन सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी, शुक्रिया। तो आज हम मिलन सर से कुछ बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब लेने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मिलन सर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगर आपका कोई दोस्त चाय पे बैठ के आपसे कहे कि हमें अपने बिजनेस का नाम मिट्टी दी खुशबू प्राइवेट लिमिटेड रखना है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, जनरली केस में जो बिजनेस होते हैं वो मोस्टली चाय की स्टॉल्स एंड वहीं से ही स्टार्ट होते हैं। तो अगर इन केस अगर मेरा कोई फ्रेंड मेरे से बोलता है कि मिलन चलो अपन बिजनेस का नाम मिट्टी दी खुशबू प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, तो मिट्टी दी खुशबू प्राइवेट लिमिटेड रखते हैं। ऑल्दो नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नाम सिलेक्शन से पहले अपन को उसका देखना चाहिए कि मार्केट में अपन अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपना बिजनेस मोटो क्या होने वाला है, अपना ब्रांड जो अपना स्टार्ट करेंगे उसके थ्रू हम क्या इन्फॉर्मेशन या अपन क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मार्केट में क्या लॉन्च करना चाहते हैं। अगर मिट्टी दी खुशबू प्राइवेट लिमिटेड का मैं कहूँ तो भाई करने को कर सकते हैं, लेकिन काम का आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आपको उस बिजनेस के थ्रू क्या आप सर्व करने वाले हैं मार्केट। एग्जैक्टली, मतलब रिलेटेड कुछ होना हाँ, चाहिए। रिलेटेड कुछ होना चाहिए, वरना अपन XYZ कुछ भी खोल देंगे एंड वो अपने नेम से एंड अपनी सर्विसेज से मैच नहीं करता तो नेगेटिव इंप्रेशन जाता है उसका। तो जैसे कि आपने देखा, काफी इंफॉर्मेटिव आंसर था। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ। तो मिलन सर, एक बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC या फिर सोलो प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए, अपने ये बिजनेस कैटेगराइजेशन एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं। अगर किसी को पूरा ग्लोबल लेवल पे बिजनेस एक्सपेंड करना है और उनको अच्छा मतलब रेवेन्यू जनरेशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस से वो देखते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड LLP इज़ द गुड ऑप्शन। इसके अंदर आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट की साइड से भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं फंडिंग के लिए। एंड जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको ईजीली ट्रैक्शन मिल जाता है वहाँ पे। और इसके अलावा जैसे प्राइवेट लिमिटेड और LLP में आपको रेपुटेशन ज़्यादा रहती है कंपनी की, क्योंकि वहाँ पे आपको यू आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट और यू आर आंसरेबल टू द क्लाइंट्स। इन टर्म्स ऑफ अगर अपन सोल प्रोप्राइटरशिप देखते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंडिविजुअल के लिए होती है कि जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट ही करना है एंड वो अभी अपना लोकल स्टेट में या लोकल एरिया में ही अपना डील करना चाहता है, तो अपन उसको सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ग्लोबल एक्सपेंशन पे जाने के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म उनके लिए सही है, जैसे कोई कपड़े का व्यवसाय करना चाहता है या कोई फूड स्टॉल का करना चाहता है, तो ये उनके लिए अच्छा रहता है कि वो इजीली अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है एक फेज़ से। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ और LLP कंपनीज़ जो बिग MNCs वगैरह में जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका पर्सपेक्टिव अगर इसका एग्जांपल देंगे तो प्राइवेट लिमिटेड में और LLP में आप मान लीजिए कि कोई IT कंपनी खोल रहा है या कोई मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में, या कोई एक्सपोर्टर है, तो वहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड और LLP बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग, या फील्ड के अकॉर्डिंग रहता है। अगर कोई जनरलाइज बिजनेस करना चाहता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप लेके करे तो ज़्यादा बेटर है उसके ऊपर। तो जैसे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टार्टिंग फेज में? देखिए, लीगल कंप्लायंसेस अपना सबके लिए अलग अलग डिपेंड करता है। अगर अपन देखें तो प्राइवेट लिमिटेड एंड LLP की कंप्लायंसेस ऑलमोस्ट सेम सी होती हैं एंड इस एनुअली फाइल होती हैं। पर सोल प्रोप्राइटरशिप अपना एज पर यू नो ना कि GST के थ्रू अपन रजिस्टर करा के इसको करवा सकते हैं। एंड अपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, इनकी कंप्लायंस जैसे कि आपको पता है 1 साल में होती है। एंड इनका बेनिफिट ये होता है कि आपको ईजिली ट्रस्ट क्रेडिबल हो जाते हैं आप, उसके लिए बैंकिंग से आपको ईजिली लोन्स वगैरह अप्रूव हो जाते हैं। एंड अगर आपकी फाइलिंग सारी सही हैं तो आपको इन्वेस्टर्स वगैरह भी आपके बिजनेस में एंड आपकी यूनिट्स वगैरह में पैसा लगा देते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो। सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा सा लोगों को ट्रस्ट करने में इश्यूज इसलिए हो जाते हैं कि बंदा इंडिविजुअल है, सिंगल पर्सन है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जाए। वो अगर कल को किसी का पैसा लेके इधर उधर हो गया तो GST फाइल नहीं करी तो कैसे क्या हो सकता है। तो दैट्स द थिंग। लेकिन हाँ, GST एक अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से सही है एंड प्राइवेट लिमिटेड अपने विजन के हिसाब से सही है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो किसके थ्रू जाना चाहता है, इधर प्राइवेट लिमिटेड, LLP और GST प्रोप्राइटरशिप जो भी। और जैसे आप लीगल एडवाइजर हैं तो आपके काफ़ी फ्रेंड्स भी होंगे, तो कई होते हैं जो फ्री में एडवाइस, भाई मुझे ये जैसे मान लो कोई आपका दोस्त है, उसने नया स्टार्टअप किया है और वो बोले कि आप आए दिन भाई मुझे आज ये एडवाइस दे दो, आज वो एडवाइस दे दो, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए,
अब जैसा कि आपने बताया कि लीगल एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने दोस्तों को गाइड करना कैसे क्या होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे मेरे फ्रेंड्स के स्टार्टअप बिजनेसेस चल रहे हैं और मैं उनको गाइड करता रहता हूँ ऑल्दो, पर होता क्या है कि वो उनका भी पर्सनल इंडिविजुअल आइडिया होता है कि वो मेरी एडवाइस कितनी मानते हैं वही और तो ना, कितने। जैसे आए दिन कभी यार मैंने ये ऐसा कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ये चीज़ है। देखिए काफी questions। मैं अपने एंड से अपना पर्सपेक्टिव रख देता हूँ कि भाई तू यहाँ गलत है, यहाँ तेरे को सही करना चाहिए। अगर जो चीज़ को मैंने उसको गलत बता दिया और वो फिर उसी में फटे में जा रहा है, तो हाँ उसका कॉल है कि भाई फिर वो फंसने के बाद में मेरे पास आएगा तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको सिर्फ ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ हमने भाई, तो तुमको पहले हाँ हमने तुमको वार्न किया था, ये हाँ, तेरा पर्सनल डिस्क्रिप्शन सही था कि बात। तूने क्या नहीं किया, ये किया। एंड यार गाइड करना अच्छा ही है ना, अगर उसका बिजनेस चल जाएगा हमें भी खुशी मिलेगी, कहीं ना कहीं हमारा भी प्रॉफिट इंगेज रहेगा ही उसमें भी। तो ये है, गाइडेंस इज ऑल द पार्ट। तो अभी जैसे हमको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ब्रांड बनाना है, तो उसमें हमको कौन कौन से स्टेप्स को मतलब ध्यान में रखना चाहिए या फॉलो करने चाहिए? ठीक है, देखिए जैसे कि अगर आप अपनी बिजनेस जर्नी में अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए आपका कि आपका बिजनेस क्या यूनिक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है आपके मार्केट। ठीक है, अगर आप आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स भी क्या वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर हाँ तो आप उससे बेटर कैसे क्या दे रहे हैं ताकि कस्टमर बेस आपका बने, ब्रांडिंग आपकी है। जी। ठीक है, इसके अलावा आपका कलर कॉम्बिनेशन जो आप लोगों में, आपने जैसे भी अपने नेम फाइनलाइजेशन की बात करी थी, तो कैसे क्या होना चाहिए, तो अपना कलर कॉम्बिनेशन क्या है, वो क्या अपने रिप्रेजेंट करता है मार्केट में, वो सारी चीज़। अपनी जो भी प्रोडक्ट अपना ब्रांड से रिलेटेड है उससे अपना, हाँ वही एग्जैक्टली अगर आप कुछ भी चीज़ मार्केट में निकाल देंगे वो नहीं चलेगा। ब्रांड के लिए इंडियन मार्केट और अगर इंटरनेशनल मार्केट दोनों को कंपेयर करूँ तो लोगों को आपका ब्रांड तब लगता है कि आप उनको क्या दे रहे हैं। अगर आपका ब्रांड उनको लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी, एश्योरेंस सब दे रहा है तो आप कहीं ना कहीं मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं एज अ ब्रांड। अदरवाइज आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, जैसे मोस्टली बिजनेस उसका आइडिया ही नहीं होता कि ब्रांड बनती कैसे है। सही बात। And in this thing, LegalDev definitely helps in the thing. LegalDev is one of the best business in that consulting and compliances and all of that stuff. So LegalDev is one of the best place to get the brand recognition and the registration done. तो जैसे एक कंपनी रजिस्टर हो गई है, हमारा ब्रांड भी बन गया है, तो अब ऐसे कौन से एनुअल रिटर्न फाइलिंग के मतलब स्टेप्स हैं जिनको हम ध्यान रखना चाहिए कि भाई सब चीज़ें अच्छे से हो? देखिए मैं फिर से वही कहता हूँ आपसे कि जैसे अभी मैंने LegalDev का नाम लिया, LegalDev एक बेस्ट सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सारी सर्विसेज मिल सकती हैं, चाहे आप कंप्लाइंसेस करा रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, चाहे आप ब्रांड कंसल्टिंग ले रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद दैम। लीगल चीज़ें सारी अपन को LegalDev पे मिल हाँ LegalDev पे मिल जाएंगी। अगर आपने मेरे से इन टर्म्स ऑफ अपन इसको की स्टेप्स और एनुअल फाइलिंग के हिसाब से अपन डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले अपनी प्राइवेट लिमिटेड LLPs जो होती हैं इनका अपना एनुअल फाइलिंग होता है, तो उसमें आपका बैंक स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होती हैं वो क्लियर होनी चाहिए, आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपके P&L स्टेटमेंट्स क्लियर होने चाहिए, एंड आपके ऑडिटर्स वगैरह जो भी हैं, जो भी फॉर्म्स अपन को फाइल करने होते हैं, ADT1 है और जो भी आपके MGT14 फॉर्म्स वगैरह तो सारे फाइल होते हैं, तो वो सारे फॉर्म्स अपन को प्रॉपर एक लीगल फर्म या लीगल कंसल्टेंट के थ्रू डिस्कस करके चलना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ अपना GST, तो GST आपको पता ही है कि वो अपनी मंथली फाइलिंग होती है, तो उसमें भी आपका सेम वही प्रोसेस रहता है कि आपके जितने भी GST इन्वॉइसेस रेज हुए हैं वो सारे प्रॉपर जाने चाहिए। इसके अलावा आपका गवर्नमेंट के जो पोर्टल है GST पोर्टल, वहाँ पर आपको 14 और 15 के आसपास रेज हो जाते हैं सामने से, तो आपको प्रॉपर फाइल करनी चाहिए और इसके अंदर LegalDev आपकी बहुत डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। यू कैन कनेक्ट विद दैम। ओके, तो जैसे अभी काफ़ी अपन ने सीरियस क्वेश्चंस पूछे, तो एक थोड़ा फनी, जैसे को बोलता ना कि एक जादू की छड़ी होती है किसी के पास, तो मान लो आपके पास कोई एक जादू की छड़ी है, तो आप अपने पूरे बिजनेस जर्नी में मतलब ऐसा कौन सा स्टेप करेंगे उस जादू की छड़ी से कि देखिए कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफ़ी बिजनेस पार्टनर्स और बिजनेस स्टार्टअप फाउंडर्स को लगता है कि कोई काश मेरे पास कुछ ऐसा कुछ होता है कुछ ना कुछ मतलब वैसे बोलते ना कि एक पॉइंट ऐसा मिल जाए कि बस मजा तो आ देखिए जाए। अगर इनकेस अगर मेरे को मिलता है कोई जादू की छड़ी या मैजिक वाला थिंग, तो डेफिनेटली मैं तो अपने बिजनेस या अपने ब्रांड को ऑल ओवर द ग्लोब में फैलाना चाहता सिंगल शॉट में कि एंड उससे रेवेन्यू जनरेशन 50x 60x करने की कोशिश करता मैं। बट इट साउंड्स गुड और ये फिक्शनल अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में तो आपको हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, हाँ, बस वही है कि पर सब मतलब कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबके मन में आता है कि भाई नहीं कुछ तो हमारे पास ऐसा हो, बस एक बार में सारा काम हो जाए। बिजनेस और स्टार्टअप में आज की डेट में जादू की छड़ी आपको मिल जाएंगे। आपके वेंचर कैपिटलिस्ट आ गए हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके लिए जादू की छड़ी का काम कर सकते हैं। LegalDev एक तरह से जादू की छड़ी हो सकता है। हाँ LegalDev डेफिनेटली जादू की छड़ी हो सकता है आपके स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस फाउंडर्स के लिए।
दे शुड गेट इन टच, उनको आइडिया मिलेगा एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू, और उनके लिए भी हम हैं, बताएंगे कैसे क्या करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें क्वेश्चंस के मतलब आंसर्स मिल रहे हैं। तो अभी तक अपन ने इंडिया लेवल पे बात करी, अब अगर किसी बिजनेस या ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं? देखिए, अगर आपका बिजनेस इंडिया में वेल एंड गुड चल रहा है एंड आपने प्लान बना ही लिया है कि हमारे को अपने बिजनेस को ग्लोबली लेके जाना है, तो सबसे पहले आपको सर्विस नीश करनी पड़ेगी कि आप किस में डील कर रहे हैं। अगर आईटी सेक्टर में आप हैं, अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, तो आपको बाहर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है टू एक्सेप्ट द इंटरनेशनल पेमेंट्स। आपका स्विफ्ट कोड जनरेट होता है जो कि आपका बैंकिंग पार्टनर आपको देता है ताकि आप इंटरनेशनली पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें। उसके अलावा आपको और भी, जैसे अगर एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके कोड में उसको पोर्ट क्लियरेंस लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड जैसे हर अपने आईटी में भी चाहिए था वो चाहिए होते हैं। इसके अलावा अपने और भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे अपन को आरसीएमसी कोड चाहिए होते हैं अपने। इसके अलावा अगर कोई एफएमसीजी में डील कर रहा है तो फूड लाइसेंस वगैरह अपन को प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए, आईएसओ आपके पास होने चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस में जो आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस और स्ट्रिक्ट उनकी कंप्लायंसेस एंड रेगुलेशंस हैं आपके बिजनेस को वहाँ पे लॉन्च करने के लिए। ओके, तो जैसे कोई मतलब अपने ब्रांड के बारे मतलब ब्रांड का कोई नेम सजेस्ट करते हैं तो मतलब कई लोग होते हैं काफ़ी गलतियां करते हैं ब्रांड नेम को चूज़ करने में, तो ऐसी कौन सी गलती है? देखिए, अगर अपन ब्रांड नेम के हिसाब से बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जोमेटो अपन सुना है, दीपेंद्र गोयल जी की कंपनी है। जी जी। वो उन्होंने 2016 से स्टार्ट करी थी कि विद अ विजन की लोगों के अपन घर घर पे खाने डिलीवर कर देते हैं, उनको अपन ईजी कर देते हैं। तो आज आप देखिए, आज वो मल्टी मिलियन कंपनी हो चुकी है। तो ब्रांड नेम आपका ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, लोगों के विजन में रहे और लोगों के ईजी टू कम्युनिकेट रहे। अगर अपन आज की डेट में देखें, अपन नए नए स्टार्टअप बिजनेसेस आ रहे हैं, उसमें अभी ट्रेंडिंग स्टार्टअप अपना स्निच का है। स्निच की वही मार्केटिंग, वही स्ट्रेटेजी चल रही थी कि अपन को कुछ यूनिक लाना है, कुछ अलग तरीके से देना है। तो उनके क्लोथ फाइबर हो गया, अपना XYZ कुछ भी कह सकते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी। उन्होंने मार्केट में उनकी वर्थ बनी एंड अप्रॉक्सीमेटली वो शायद 300 करोड़ पे उन्होंने क्लोज किया था आपकी बारी। वो अप्रॉक्सीमेटली, शायद ये मेरे आइडियाज़ रफली आइडियाज़ हैं, तो ये 300 क्लोज के आसपास उन्होंने किया था। ब्रांड से आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप देते क्या हैं, और लोगों के जुबान पे होना चाहिए वो नेम। और जैसे बिजनेस में काफ़ी शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं उसके बारे में एक बिजनेस ओनर को क्या क्या मतलब जानकारी होनी चाहिए? शेयर होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर अपन स्मॉल बिजनेस और जो अपना MSMEs बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो अपना उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना बड़ा होता नहीं है। इधर आपको प्राइवेट लिमिटेड और LLP है तो आपके 2 डायरेक्टर होंगे, 3 डायरेक्टर होंगे। तो उसमें आपको जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो आपके बिजनेस ओनर्स भी होते हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स अपने क्लियर होते हैं MOA AOA के अंदर, जो अपन को भरा जाता है कि किसने क्या करना है और किसको क्या नहीं करना। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिक्कत आती है वो जब कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती हैं और लिमिटेड हो जाती है, रेदर देन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड में आ जाती हैं वो, तो वहाँ पे आपको शेयर होल्डर की उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको उनको डिविडेंड्स देने होते हैं प्रॉपर, उनको आपको कंपनी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देने होते हैं कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन शेयर होल्डर अगर कंपनी में है तो उनका ये भी नहीं है कि वो कुछ भी अपने को परेशान करते रहें बार बार ही और कुछ भी हो, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है तो उनके पास राइट है इन्फॉर्मेशन मांगने का हमसे, लेकिन ऐसा भी नहीं है वो कुछ भी हमसे पूछ रहे हैं जो कि कंपनी के इंटरनल पर्पस के लिए बना हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपना डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइप की है। आजकल बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जिनके लिए सब लीगल एडवाइजर रखते हैं, तो क्या छोटे बिजनेस के लिए भी लीगल एडवाइजर होना ज़रूरी है? लीगल एडवाइज़र अगर कोई बिजनेस इंडस्ट्री में, स्टार्टअप इंडस्ट्री में जा रहा है तो उसके पास में डेफिनेटली एक लीगल एडवाइज़र होना चाहिए जो कि उसको गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स, गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेस वगैरह के बारे में सब कुछ गाइड कर सके, ताकि वो कहीं कोई इशू या कुछ अगर गलत फाइलिंग और कुछ गलत स्टेप ना ले ले इन टर्म्स ऑफ लीगल कंप्लाइंसेस, ऑडिटिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो लीगल एडवाइजर उसको रास्ता दिखाता है कि आपको इस रास्ते से जाना है और आपको ये बेनिफिट होगी। मतलब छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो, एक तरह से लीगल एडवाइजर काफ़ी ज़रूरी है। हाँ, लीगल एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हर बिजनेस का खुद का लीगल एडवाइज़र होना चाहिए। तो जैसे अब रिस्क मैनेजमेंट है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है जो एक बिजनेस ओनर को कंसिडर करनी चाहिए? देखिए, बिजनेस वही बंदा करेगा जिसके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी, ठीक है, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। तो अगर अपन रिस्क मैनेजमेंट के प्लानिंग के हिसाब से बात करें तो अपने पास में हमेशा एक तो बैकअप फंड होना चाहिए कि इन केस अगर बिजनेस की 3-4 महीने की रनिंग कैपिटल अपने पास में सरप्लस होनी चाहिए अगर अपन रिसेंटली बिजनेस में घुस रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं तो। उसके अलावा आपका लीगल कंप्लाइंसेस के हिसाब से आपकी कंपनी खुल गई है, सब कुछ सही चल रहा है तो आपकी ऑडिटिंग, अकाउंटिंग वगैरह सब क्लियर होनी चाहिए। एंड इन दिस केस लीगल एडवाइज़र होने के नाते मैं ये कहूँगा कि एक स्टार्टअप ओनर को ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि बिकॉज कि उसके अगर रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है तो वो पर्सनल यूज़ में ले ले। उसका बिजनेस का पैसा बिजनेस के अंदर जाना चाहिए ताकि वो गुड टू गो रहता है और बिजनेस की रनिंग एक्टिविटीज़ स्मूथ रहती हैं। जब तक आपका बिजनेस आपको
20x 30x ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न नहीं देने लग जाए तब तक पर्सनल यूज़ में बिजनेस का पैसा लेना नहीं चाहिए अपन को। जी बिल्कुल। और जैसे इंश्योरेंस वगैरह भी होते हैं, तो बिजनेस इंश्योरेंस किस टाइप्स के होते हैं या क्या उनकी इम्पोर्टेंस वगैरह हाँ, होती है? बिजनेस इंश्योरेंस के अंदर अपने कई टाइप के अपन कवरेज होते हैं इसके अंदर। जैसे अपना आपका ऑफिस का इंश्योरेंस कवर हो जाता है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन ऑफिस, तो आपका उसमें ऑफिस इंश्योरेंस कवर होता है, आपका ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है, आपके अलावा उसका अपना एक्सपोर्ट करें तो गुड्स का अपना इंश्योरेंस कवर अप होता है, आपके पीएफ्स कटते हैं तो उनकी भी इंश्योर्ड होती है, अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट रेस किया है वो भी इंश्योर्ड होता है। तो इस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। काफ़ी अलग अलग टाइप्स। हाँ, वो डिपेंड करता है कि अगर आप किस इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं। इवेंट्स के अंदर अगर आप कोई इवेंट प्लान करते हैं, शादी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें वो शादी के में जितना इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी सामान आता है, वो सारा का सारा इंश्योर्ड होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चलती हैं कि इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है। वो हर बिजनेस ओनर को या स्टार्टअप फाउंडर को करवाना चाहिए ताकि एक अनवांटेड कॉज के चक्कर में उसको लॉस बियर ना करना पड़े। और जैसे अपन ने मतलब बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, उसकी ब्रांडिंग, फंडिंग, सब एक तरह से सारी बात अपन ने की है। तो अब अगर लास्ट में अपन को किसी कंपनी को बंद करना पड़े तो उसकी क्या प्रोसेस हो सकता है? देखिए, अगर कोई एंट्री लिया है तो उसका एग्जिट प्लान हमेशा रेडी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस सर्कमस्टेंस में बंद करना है। अगर वो चला सकते हैं तो बिजनेस को रन करना चाहिए, बिकॉज अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो 1-2 साल 3 साल का विजन लेके, तो बिजनेस इतनी जल्दी सक्सेस नहीं होते। वो स्टार्टअप का अगर यूएसपी वाला अपन कहें कि आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, तब वो डिपेंड करता है कि अपना बिजनेस कितना जल्दी ग्रो करता है, वहाँ फंडिंग इजीली में। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वाइंडिंग की प्रोसेस के हिसाब से अगर देखें अपन, अगर प्राइवेट लिमिटेड का होता है तो वहाँ पे आपको STK फॉर्म 2 फाइल होता है, वो आप पे फाइनल फॉर्म होता है जो कि आपको MC के पोर्टल पर सबमिट करना होता है फॉर क्लोजिंग। पर उससे पहले आपकी ऑडिटिंग पूरी होनी चाहिए, आपकी रेगुलेटरी जितनी भी कंप्लायंस वो सारी पूरी होनी चाहिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेम होते हैं, उसके बाद में उनकी फाइलिंग होती है। STK 2 इज़ द मेजर फॉर्म दैट हेल्प्स इन द क्लोजर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। और GST के जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, अगर वो अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो उनको GST सरेंडर करना होता है गवर्नमेंट पोर्टल के साथ। तो दोस्तों, ये थे कुछ बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसके हमारे मिलन सर ने काफी सिंपल और क्लियर आंसर दिए हैं। तो थैंक यू मिलन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। तो अगर आपको कोई भी लीगल सर्विस चाहिए या लीगल एडवाइजर, तो कनेक्ट करें लीगल देव के साथ। वेबसाइट लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।